एस मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, पाकिस्तान की पोल खुल चुकी है और भारत सरकार अपने 7 बड़े डेलीगेशन दुनिया भर के 7 कॉन्टिनेंट्स में भेजने वाली है, जहां पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश और किस तरह से भारत में आतंकवादी गतिविधियों में पाकिस्तान की सरकार और आर्मी तल्लीन है। भारत इसका खुलासा करने जा रहा है और इसके लिए 7 डेलीगेशन जाने वाले हैं। लेकिन उसके पहले आज भारत की सेना ने कुछ बड़े खुलासे भी किए हैं। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, पाकिस्तान ने एक बहुत ही घिनौनी हरकत की थी और वो भी ऐसी हरकत कि आप सब सुनकर भी उससे हैरान रह जाएंगे और दुनिया भी बल्कि सकते में पड़ जाएगी। भारत ने जब पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को तबाह और बर्बाद किया, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और बहावलपुर में, उसके बाद पाकिस्तान ने मिसाइलों के जरिए अमृतसर में हरमिंदर सिंह साहब यानी कि गोल्डन टेम्पल पर, स्वर्ण मंदिर पर मिसाइलों से हमला किया था। वो भी 1 या 2 नहीं, बल्कि गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाते हुए दर्जनों मिसाइलें दागी गई थी, ताकि गोल्डन टेम्पल को नुकसान पहुंचाकर भारत में अनरेस्ट फैला दिया जाए, सिखों और बाकी कम्युनिटीज़ के बीच नफरत फैलाई जा सके। ये एक बहुत ही घिनौना, घटिया और बहुत ही अमानवीय कृत्य और अधार्मिक कृत्य पाकिस्तान की सेना ने किया था। कोई सोच नहीं सकता कि सिखों की सबसे पवित्र जगह को पाकिस्तान ने निशाना बनाने की कोशिश की, उसको तबाह बर्बाद करने की और ख़त्म करने की बहुत ही घिनौनी साजिश रची थी, जिसका आज भारत की सेना ने पर्दाफाश किया। खुलासा हुए 12 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी और वहाँ की सेना ने अब तक इसका खंडन नहीं किया। बहनों भाइयों, हरमिंदर सिंह साहिब सिख समाज के लिए अत्यंत पवित्रतम स्थानों में से एक है, बहुत ऊंचा दर्जा है और उसको निशाना बनाया जाना यह गंभीर बात है। कितनी भी बड़ी वार हो, कैसी भी हालात हो, लेकिन धार्मिक स्थलों को इस तरह से निशाना बनाने की साजिश को दुनिया को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। बहनों भाइयों, भारत ने पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए बड़े व्यापक पैमाने पर तैयारी की है। हम 7 कॉन्टिनेंट में, 7 महाद्वीपों में हम अपने डेलीगेशंस को भेज रहे हैं, जहां हम पाकिस्तान की पोल खोलेंगे कि किस तरह से भारत के साथ हुई एक संक्षिप्त वार में पाकिस्तान की किस तरह से दुर्गति हुई और वो भारत में किस तरह से आतंकवादी गतिविधियां उत्पन्न कर रहा है और हमारे निर्दोष लोगों की जान ले रहा है और कोशिश भी कर रहा है। ये अपने आप में बड़ी अचरज की बात है, हैरानी की बात है। और आज से उस डेलीगेशंस की ब्रीफिंग शुरू हो गई। एक महत्वपूर्ण बात ब्रीफिंग में ये भी निकलकर सामने आई, जो दुनिया भर के मीडिया और भारत में भी चर्चा का विषय है। अपोजिशन भी सवाल उठा रहा है कि भारत के विदेश मंत्री का मीडिया को दिया गया एक बयान सबके गले में फंसा हुआ है और इसका जवाब आना अभी बाकी है। हालांकि विदेश मंत्रालय उसका खंडन कर रहा है। विदेश मंत्री की तरफ से ये बात कही गई कि पाकिस्तान पर आतंकवादी ठिकानों पर हमला करने से पहले पाकिस्तान को जानकारी दी गई थी। विदेश मंत्री ने स्वयं तो इस बात की कोई पुष्टि नहीं की कि इस तरह का स्टेटमेंट क्यों दिया, लेकिन उनके फौरन बाद सरकारी प्रवक्ता ने इस बयान का खंडन किया और कहा कि ये गलत संदर्भ में पेश किया गया। और आज फॉरेन सेक्रेटरी ने जो डेलीगेशंस जाने वाले हैं विदेशों में, उनको भी ब्रीफिंग में कहा कि जयशंकर के स्टेटमेंट को गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया गया, लेकिन एक संदर्भ तो बन ही गया। बहन भाइयों, ऑपरेशन सिंदूर ने इस देश के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण अपने फुटप्रिंट छोड़े हैं और ये फुटप्रिंट भारत की सेनाओं के शौर्य, पराक्रम और साहस से जुड़े हुए हैं। हमें अपनी सेनाओं पर और उनके शौर्य पर हमेशा से नाज करना चाहिए कि जो उन्होंने करके दिखाया, आज हम सब उसके लिए कृतज्ञ हैं। सरकारों से सवाल हमेशा हो सकते हैं, सरकार की नीतियों पर सवाल उठ सकते हैं, लेकिन भारत की सेना ने जो पराक्रम दिखाया है वो अतुलनीय है। मैं चाहता हूं कि आज के आए कुछ स्टेटमेंट आप सुन लें, फिर आज की हम इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर का इम्पैक्ट अब एक दुनिया भर के एक मुल्कों तक हमारे ये 7 डेलीगेशन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स लेकर जाने वाले हैं, ये पहुंचाएंगे और पाकिस्तान को दुनिया भर में हम आइसोलेट करने की जो कूटनीतिक कोशिशें कर सकते हैं, हम वो आगे बढ़ाएंगे। पूरा भारत एक स्वर में दुनिया के सामने आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी रूप से अपनी बात कहे और आतंकवाद को समाप्त करना दुनिया की शांति के लिए जरूरी है।
तो भारत की प्रभावी कार्रवाई ऐसी हुई कि पाकिस्तान आज बातचीत के लिए बार बार कह रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत का एक सामूहिक सोच दुनिया को हम प्रभावी रूप से बताएंगे कि आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को खड़ा होने की जरूरत है। पश्चिमी देश अगर ये समझते हैं कि उनके यहाँ अगर कोई घटना होती है तो आतंकवाद होता है और भारत में होती है तो आपसी मामला है, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल होगी। इस बात को हम वहाँ समझाने जा रहे हैं कि ऐसा देश जो IMF से अन्य संस्थाओं से पैसा लेकर आतंकवादियों को पालता पोसता है, ये मानवता के लिए खतरनाक है, सभ्य समाज के लिए खतरनाक है और ग्लोबल ऑर्डर के लिए भी खतरनाक है। देश के हित में जो देश में जो मुल्क में पाकिस्तान और उनके स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट की तरफ से जो हमारे मुल्क में आतंकवादी वाक़यात हो रहे हैं, तो जाहिर है उस पर हम तमाम को जाकर उनको बताना पड़ेगा क्योंकि टेररिज्म के हम विक्टिम रहे हैं और ख़ास तौर से पड़ोसी मुल्क बार बार हमारे मुल्क में आतंकवाद बोलिए दहशतगर्दी को यहाँ पर प्रमोट करता है, सरपरस्ती करता है। तो ये उनको इन तमाम एक इम्पॉर्टेंट काम है और इंशाल्लाह मैं तो पूरी कोशिश करूँगा इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाने की। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आनंद दुबे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। थोड़ी देर में हमको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और समाजवादी पार्टी के लीडर सांसद राजीव राय हमें ज्वाइन करेंगे और वो खुद फॉरेन जा रहे एक डेलीगेशन का हिस्सा हैं। राजीव राय जी अभी हमें थोड़ी देर ज्वाइन कर चुके हैं। हम उनके साथ भी इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी हमारे दर्शकों की खास डिमांड पर आज उपस्थित हैं और भारत की सेना ने जो क्लेम किया और हरमिंदर सिंह साहिब पर अटैक की जो कोशिश हुई उसके बारे में ब्रीफिंग देंगे। प्रोफेसर SD मुनी साहब बहुत ही रिनाउंड, जाने माने, डेकोरेटेड राजनयिक रह चुके हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। संजीव श्रीवास्तव जी विदेश मामलों के बड़े ही सेलिब्रिटी एक्सपर्ट हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। राजीव राय जी, आप मुझे सुन सकते हैं? जी सुन रहा हूँ जी। राजीव राय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हालांकि मैं कॉन्फिडेंशियल चीज़ें नहीं जानना चाहता, लेकिन जो आज बैठक में आप लोगों के साथ तय हुआ तो क्या चीज़ें तय हुई और आप लोग को किस तरह की ब्रीफिंग हुई? आप लोग विदेश जाकर दुनिया के कई मुल्कों में विजिट करने वाले हैं, किस तरह की ब्रीफिंग पाकिस्तान के इस कारनामे के बारे में आप दुनिया को देंगे? ब्रीफिंग आज नहीं हुई, कल 3 बजे है विदेश मंत्रालय के साथ। तो आवाज मैं आपको सुन पा रहा हूं, आप कंटिन्यू करें। पता नहीं आपको क्लियर आ रही है नहीं? परफेक्ट आ रही है, आप बोलते रहें। जो ब्रीफिंग है कल 3 बजे होगी। ब्रीफिंग नहीं हुई है, लेकिन जो ब्रीफिंग में बताया जाएगा, जो आपकी संवेदना है, जो आपकी फीलिंग है, जो हमारी फीलिंग है, जो 140 करोड़ लोगों का देश है, सबका एक ही सोच और एक ही फीलिंग है कि दुनिया में 2 तरह के 2 देश हैं अगल बगल। एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश और दूसरा देश जो आतंकी देश है, जिसको मैं आजकल आतंकिस्तान कहता हूँ। दुनिया भर के मुल्कों से भीख और कर्जा लेकर आतंकवादियों को पालता पोसता है और ये पश्चिमी देश खासतौर से जो ये समझते हैं कि अगर उनके यहाँ कोई घटना होती है वो तो आतंकी घटना है, लेकिन अगर भारत में होती है तो भारत पाकिस्तान के बीच का मामला है। ये इस सोच को बदलने की ज़रूरत है और ये सामूहिक जिम्मेदारी है। कोई ऐसी नई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है जिसको एक सांसद न समझता हो या देश का आम नागरिक न समझता हो। हमें जाकर वहाँ सच बताना है और दुनिया को एहसास कराना है कि तटस्थ जो रहेगा उसका भी अपराध लिखा जाता है, इसलिए तटस्थ रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको साथ देना पड़ेगा लोकतांत्रिक देश का या आतंकी देश का, ये निर्णय दुनिया को करना पड़ेगा। आप राजीव राय जी किस डेलीगेशन का पार्ट हैं और दुनिया के किन किन मुल्कों में आप जाने वाले हैं और उन मुल्कों के साथ भारत के रिश्ते कैसे हैं और आप उन्हें क्या ब्रीफिंग देंगे? देखिए, मैं जिन देशों में जाऊंगा, रसिया, ग्रीस, स्पेन, लटाविया और स्लोवेनिया है। रूस के साथ हमारे बहुत ही शानदार संबंध रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो गोवा की मुक्ति से लेकर हर युद्ध में, हर जंग में 71 में हमेशा रूस ने एक तरफा चट्टान की तरह खड़ा रहा है। हम सब की ऐसी सोच है कि इस वाले में थोड़ा सा न्यूट्रल स्टेंस रहा। मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा जाने से पहले। हम चाहेंगे कि ऐसे मजबूत दोस्त हमेशा दोस्ती बनी रहे और बाकी मुल्कों को भी एहसास हो
कि ये सिर्फ भारत और पाकिस्तान का मामला नहीं है। लादेन भारत में नहीं हमला किया था, लादेन अमेरिका में हमला किया था और उसको मारा गया। तो अगर अमेरिका को अधिकार है, किसी अन्य देश को अधिकार है, इजराइल को अधिकार है, चाहे किसी भी देश को अधिकार है, तो वो अधिकार भारत को भी है। और जैसे कि हमारी सेना ने भी कहा है कि हम लोग, हमारा निशाना आतंकवादियों के खिलाफ था, किसी सेना के या पाकिस्तान के नागरिकों के खिलाफ नहीं था। पाकिस्तान जो प्रोपेगेंडा फैलाया, दुर्भाग्य की एक बात है, कड़वी सच्चाई हम सबको स्वीकार करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के साथ चीन पुराने संबंध है, राजीव राय जी, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं। खड़े रहे, लेकिन हम आप पहली बार आपकी जिंदगी में यह अवसर आया है कि आप एक सरकारी डेलीगेशन जो भारत सरकार का है, 144 करोड़ लोगों का डेलीगेशन है, जिसका नेतृत्व ये प्रतिनिधिमंडल कर रहा है, जिसमें आप भी काफी प्रमुख रूप से सम्मिलित किए गए हैं एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आपके जीवन के लिए कितना अहम है और कितनी जिम्मेदारी आप महसूस कर रहे हैं जब आपको ये दायित्व दिया गया है, और आप किस तरह से देश का पक्ष रखेंगे? देखिए, जब देश विषम परिस्थितियों से गुजर रहा हो, दुश्मन आपके सर पे खड़ा हो, उस समय देश का प्रतिनिधित्व करना गौरव के बात के साथ साथ जिम्मेदारी का एहसास करना भी है। और मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, जिस उम्मीद और भरोसे के साथ मेरी पार्टी ने मेरा नाम रिकमेंड किया है, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ उन्होंने सोचा होगा। और मेरी पूरी ईमानदारी से, हमारा तो दोनों नैनिहाल पक्ष और पिताजी के पक्ष से दोनों स्वतंत्रता सेनानी और आर्मी का बैकग्राउंड वाला है। जो पीड़ा इसमें हम सबके मन में है, और जिस वजह से है, मैं जितनी अपनी क्षमता में और जितना मैंने पढ़ाई किया है और जितना और ज्ञान अर्जित करके जाऊंगा, जितनी मैं बेसिकली प्रोफेशन से आपको पता है, मैं टीचर भी रहा हूं और बड़ा सक्सेसफुल टीचर रहा हूं। मेरे हमेशा जहां जिस सब्जेक्ट को पढ़ाया उसमें 100% रिजल्ट रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपसे जानना चाहता हूं और बड़ा कैटेगरिकली आपसे ये पूछना चाहता हूं स्पष्ट रूप से। अभी आपने इसी परिचर्चा के दौरान, अभी 1 मिनट पहले आपने ये पक्ष रखा अपने डेलीगेशन में जाने से पहले कि रसिया हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण सामरिक राजनयिक साझीदार है, लेकिन हम उससे ज्यादा उम्मीद कर रहे थे, ज्यादा अपेक्षा कर रहे थे। ऐसा है? आप कैसी अपेक्षा कर रहे थे उनसे? नहीं, अपेक्षा तो हमेशा उसी से होता है जो हमेशा आपके साथ दुख सुख में खड़ा रहा हो। तो अपेक्षा करना कहीं गुनाह नहीं है। और हम ये चाहेंगे, देखिए, जाने से पहले कुछ ऐसा स्टेटमेंट मेरी मैच्योरिटी में नहीं देना चाहिए। हम कोशिश ये करेंगे जो हमेशा से चट्टान की तरह रसिया खड़ा रहा है, आगे भी खड़ा रहे और हमारी दोस्ती मजबूती बने रहे और दुनिया के लिए एक मिसाल रहे। ऑलराइट, शुक्रिया आपका। प्लीज कंटिन्यू विद अस। मैं डिबेट को आगे बढ़ाना चाहता हूं। आनंद दुबे हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। इसके बाद हम एक्सपर्ट पैनल के पास चलेंगे और विस्तृत उनसे चर्चा करेंगे। एक पॉलिटिकल ओपिनियंस इन लोगों की ले ली जाए। आनंद दुबे जी, शुक्रिया आपका, आपको हमें ज्वाइन करने के लिए। आज मुझे बड़ी अचरज हुई और बड़ा हैरान हुआ, बल्कि मैं शॉक्ड था जब मुझे पता चला कि भारतीय सेना से लड़ते लड़ते पाकिस्तान की सेना सिखों से लड़ने लगी और उनके सबसे पवित्र धर्म स्थल हरमिंदर सिंह साहिब स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल पर हमले की कोशिश हुई। हमने उसका क्या रिस्पॉन्ड किया सर? देखिए ब्रजेश जी, हमने जो रिस्पॉन्ड किया है उसको आपने भी कई बार अपने चैनल पर दिखाया है, भारतीय सेना ने उसको बताया है और पूरी दुनिया ने उसके सबूत देखे हैं। अब बात रही पाकिस्तान की, तो देखिए, पाकिस्तान के आतंकी चरित्र को पूरा देश, पूरा विश्व जानता है। पाकिस्तान के लिए चाहे कोई धार्मिक स्थल हो, नागरिक ठिकाना हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई मतलब नहीं रखता। वो पाकिस्तान जो ऐसे आतंकियों को भारत भेजता है जो धर्म का नाम पर लोगों की हत्या करते हैं, उनसे किसी भी तरह के मानवीयता की, किसी भी तरह के इंसानियत की कोई उम्मीद नहीं रह जाती। तो पाकिस्तान का ये जो चरित्र है, इसी चरित्र को पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए ये जो डेलीगेशन हमारा जा रहा है, जिसमें के सदस्य हमारे बड़े भाई राजीव राय जी भी हैं, और मुझे गर्व है कि ये इत्तेफाक से ये आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, आप ही की कॉन्स्टिट्यूएंसी से। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि
बिल्कुल, इसका मैंने क्रेडिट कहा मुझे मुझे गर्व दीजिए है कि मैंने दोनों को मिला हमारे बड़े भाई दिया, राजीव अलग राय- अलग पार्टी के हो। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जा रहे हैं और ऐसे तमाम हमारे पक्ष और विपक्ष के तमाम सांसद, पूर्व मंत्री और जो अनुभवी लोग हैं, जो इस पक्ष को बेहतर तरीके से विदेशों की धरती पर रखेंगे और पाकिस्तान के खिलाफ एक निर्णय बनाने में अपना भागीदारी निभाएंगे। किस तरह से पाकिस्तान भारत में लगातार आतंकी गतिविधियां करता है, किस तरह से उसकी सेना आईएसआई उसमें पूरी तरह से शामिल है जी। कैसे वो अभी पहलगाम से लेके इसके मैं पहले के इंटरव्यू जितने नहीं भी करना चाहता बीच में, लेकिन मैं एक हमले हैं, बात को उनके लेके बारे बड़ा में- खुश हूं कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। ये लग रहा है पाकिस्तान से युद्ध के चलते आपसी मतभेद खत्म कर लिए हैं। ऐसे मिलजुल के देश में भी रहा करो। वैसे राजीव राय को आपकी पार्टी ने 7 पुश्तों वाली तक गालियां दी हैं, पर आज आपकी मोहब्बत देख के मुझे खुशी हो रही है और मैं दोनों को बधाई दूंगा। आनंद जी, गो अहेड। नहीं, ब्रिजेश जी, देखिए, राजनीति में मुद्दों के आधार पर, विचारों के आधार पर दूरियां हो सकती हैं, संघर्ष हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकते हैं, लेकिन राजनीति में जब भी देशहित की बात आएगी जी, तो निश्चित रूप से सभी को साथ खड़ा रहना चाहिए और यही अपेक्षा देश सर की यही तो जनता ब्यूटी हम है सभी देश की पॉलिटिकल सर, पार्टी कि से राजीव करती राय है। चिकोटी काट के सुन रहे हैं कि क्या ये सच वाली जी। डिबेट है, क्या वाकई में मेरी तारीफ हो रही है? नहीं नहीं, राजीव जी निश्चित रूप से अच्छे व्यक्ति हैं, मैं बहुत दिन थैंक यू सर, शुक्रिया। थोड़ा सा डिबेट आगे बढ़ाना चाहता हूं आनंद जी। वैसे भी तारीफ करता रहता हूं। आप परमिट करें डिबेट को आगे बढ़ाता हूं सर। अब मैं प्रोफेसर एचडी मुनी साहब को इस पैनल में आमंत्रित करना चाहता हूं। नहीं, बिल्कुल। इस देश में उनके पास जो चुनिंदा 10-15 लोग होंगे जिनके पास राजनयिक अनुभव बड़ा विराट है इस देश में, ऐसे प्रोफेसर एचडी मुनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया और धन्यवाद हमें ज्वाइन करने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो 7 डेलीगेशन भारत सरकार दुनिया के तमाम मुल्कों में भेज रही है, इसका सिग्निफिकेंट कितना आप मानते हैं? इसका क्या इम्पैक्ट होगा? क्या ग्लोबल रूप से हम ऐसे कोई फुटप्रिंट छोड़ पाएंगे, कामयाब होंगे कि जहां हम पाकिस्तान को दुनिया भर में बेनकाब कर सकें या उसे डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर सकें? देखिए, मैं कहता हूं ये एक बहुत अच्छा प्रयास है और इसके लिए सरकार को बधाई देनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा है, 2008 में भी हमने किया है और उससे पहले भी ऐसा हुआ है कि डेलीगेशंस बाहर गए हैं और उन्होंने समझाने की कोशिश की। इस डेलीगेशन में काफी काबिल लोग हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि वो भारत के पक्ष को बहुत स्पष्ट रूप से रखेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये दुनिया को अभी आज नहीं पता चला है कि पाकिस्तान टेररिज्म करता है। आपको याद दिलाऊं, जब अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान की धरती से उखाड़ के बाहर लिया था, उनको पता था कि पाकिस्तान टेररिज्म में उलझा हुआ है। 9/11 हुआ तब उनको पता लगा कि पाकिस्तान टेररिज्म में उलझा हुआ है। 2008 में हम लोगों ने बहुत पुख्ता सबूत वहां पर दिए और जो लोग पकड़े गए उनकी भी एविडेंस लेके दुनिया के सामने रखा कि देखिए ये कर रहा है। तो ये बात दोबारा हम लोग अच्छी तरह से रिपीट करेंगे और जो पहलगाम में जघन्य अपराध किया पाकिस्तानियों के समर्थन से, उसका भी हम खुलासा वहां करने में शामिल हो गए। लेकिन 1-2 बातें और ध्यान में इसमें रखनी चाहिए। पहली बात तो ये कि हम अपना डेलीगेशन अब भेज रहे हैं और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मतलब जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस वक्त दुनिया ने हमारी बात पूरी तरह से नहीं मानी और नहीं समझी। सारे वेस्ट ने हम लोगों से, देखिए 3 पहलू थे पहलगाम के। एक था कि टेररिज्म हुआ है, दूसरा उस टेररिज्म के पीछे पाकिस्तान है और तीसरा इसीलिए पाकिस्तान को पनिश करना पड़ेगा। इन तीनों में से पहली बात तो दुनिया ने मानी कि टेररिज्म हुआ है और हमको ये हक है कि उस टेररिज्म का हम जवाब दें। लेकिन दुनिया ने ये बात नहीं मानी कि उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, क्योंकि हमने उस वक्त पुख्ता सबूत सामने उनके नहीं रखे थे और आज तक भी हम लोग जो वाकई टेररिस्ट थे वहां पे
उनको पकड़ नहीं पाए हैं, इसलिए ये एक सवाल उठा हुआ है। और तीसरा कि इसके लिए हमें पाकिस्तान को सजा देनी है, इसके लिए सभी मुल्कों ने, बड़े मुल्कों ने आके हमसे कहा कि आप रेस्ट्रेंट रखिए, आप इसको एस्केलेट मत कीजिए, आप लड़ाई मत कीजिए, वगैरह वगैरह, जो 10 साल का 10 दिन की मोहलत हुई थी उसमें। जी। तो ऐसे माहौल में दुनिया को ये समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दुनिया की जो राजनीति है वो उसूलों पे, तथ्यों पे काम नहीं करती है। वो इस बात पे काम करती है कि इन दुनिया के लोगों के, दुनिया के देशों के स्वार्थिक हित क्या है, जी। क्या उनके मुद्दे हैं, किस तरह के रिश्तेदारी उनकी और दूसरे देशों से है, उस पर निर्भर करके रियलिस्टिक तरीके से दुनिया की राजनीति काम करती है। इसलिए हमें बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि सर, हम दुनिया की आई एम राय सॉरी बदल टू इंटरप्ट देंगे। यू, मैं डायरेक्ट एक सवाल करना चाहता हूँ। क्या डिप्लोमेटिकली हमारी गलतियां थी, खामियां थी कि हम दुनिया भर को कन्विंस नहीं कर पाए कि पाकिस्तान पर हमला करना क्यों जरूरी है? हाँ, नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए क्योंकि पाकिस्तान ने 2-3 मुद्दे साफ कर दिए। पहला मुद्दा तो उन्होंने ये कहा कि देखिए हम तो तैयार हैं इसलिए कि हम भारत के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेट करने को तैयार हैं। दूसरा, उन्होंने कहा भारत को हमारे पे विश्वास नहीं है तो एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन हो जाए, हम ये कहते हैं कि हम इसमें जुड़े हुए नहीं हैं। और तीसरा, उन्होंने कहा कि अगर लड़ाई होगी तो हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है। और ये भभकी उन्होंने और लोगों को, और हम चाहे डरे नहीं चढ़े, लेकिन और लोग, खासतौर से अमेरिका ने उसका बहाना बनाकर हम पे दबाव डालने की कोशिश की। मुस्लिम कंट्रीज के, सऊदी अरेबिया और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर्स हमारे यहाँ आए ये कहने के लिए, ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने से पहले ये कहने को आया कि देखिए आप कुछ नहीं करिए, लड़ाई नहीं करिए, अभी इसको और तरीके से सुलझाने की कोशिश कीजिए। तो ये सब इसको प्रमाणित करते हैं कि हम ऑपरेशन सिंदूर से पहले, जिसकी हम तैयारी कर रहे थे और ठीक कर रहे थे, और जैसा आपने कहा कि फौज ने बहुत अच्छा काम किया, और फौज का जो फायदा था, मैं यहां तक जाके कहूंगा कि जब हमारे सामने सीज फायर की बात रखी गई तो हमने ये क्यों नहीं कहा कि हम सीज फायर तब करेंगे जब पाकिस्तान इस बात का पुख्ता सबूत दे कि वो भविष्य में टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करेगा, वो हमको, मसूद को हमारे को हवाले करे या हाफिज सईद को हमें हवाले करे। ऐसा हमने कोई शर्त नहीं रखी। उसकी वजह यही थी कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ये राय थी कि भाई आप अब इस झगड़े को मत बढ़ाइए, आप इसको रोकने की कोशिश कीजिए। ऑलराइट सर, प्लीज कंटिन्यू विद सर। काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस आपके रहे हैं। मैं सेकंड राउंड में आपके बाकी भी विचारों को सम्मिलित करूंगा। मैं मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी साहब को रिक्वेस्ट करता हूं इस पैनल में। स्ट्राइप के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं मेजर जनरल चतुर्वेदी साहब। जनरल साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज सुबह जब भारतीय सेनाओं ने इस बात का खुलासा किया तो मुझे बड़ा आश्चर्य और हैरानी हुई, बल्कि बड़ा शौक रहा है कि हरमिंदर सिंह साहिब पे और गोल्डन टेम्पल पर अटैक करने की कोशिश मिसाइलों के जरिए हुई। सर, हमने कैसे बचाव किया उसका? देखिए, ये पहले तो इसमें आप पाकिस्तान की पॉलिसी को समझिए, तब उसके बाद इसको हम आगे खुलासा कर सकते हैं। पाकिस्तान ने जब पहलगाम किया तो उनका इरादा था हिंदू और मुस्लिम डिवाइड को एक्सेंचुएट करने का, बढ़ाने का था। तभी उन्होंने धर्म के आधार पे उन लोगों को मारा जो एक धर्म विशेष के थे। अभी जब उसमें उनको सक्सेस नहीं मिली, उसके बाद जब हमने उनके टेररिस्ट कैंप्स पे, टेररिस्ट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर था पूरा, उसको डिस्ट्रॉय किया 6-7 की रात को, तो उसमें उन्होंने उसको दीन की लड़ाई बनाने की कोशिश की। यानी कि भाई आपने हमारे इस्लाम के बड़े बड़े मरकजों को आपने डिस्ट्रॉय किया है तो हम इसको करेंगे। इसमें एक दूसरी चीज वो कोशिश ये कर रहे थे कि किसी तरीके से सिख और हिंदुओं के बीच में भी भेद किया जाए। इसलिए उन्होंने जो, देखिए, अगर आपकी उनके अगर मिसाइल की आप देखिए कहाँ गई हैं, 2 जगह खास तौर पे गई हैं, एक गुजरात में और एक पंजाब में। गुजरात में और पंजाब में उन्होंने हरबंदर साहब को टारगेट करने की कोशिश की, और गुजरात में ऑल्दो कहीं कहा नहीं गया है, लेकिन मेरा अपना एक असेसमेंट है कि शायद सोमनाथ उनका टारगेट था। अच्छा, तो नेक्स्ट ये जो टारगेट एक था। दीन की लड़ाई,
मुझे लगता है, मैं कंफर्म नहीं हूं, कोई किसी ने बोला नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ जो उनकी मिसाइल गुजरात में मारने का क्या मतलब है? या तो आप भुज की रिफाइनरी को उड़ाना चाहते हैं, या क्योंकि उनके गए वहीं पे गिरे हैं मिसाइल्स। अच्छा, अभी आपने आपने एक तो ये पहला जो उनका प्रश्न था, दूसरा उनका ये है कि कैसे हमने उसको रोका। देखिए, पिछले कुछ वर्षों से, जब से कि पाकिस्तान ने ये अपना एक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया, पहले उनके लिक्विड बेस्ड मिसाइल्स जैसे घौरी वगैरह, आज उनकी सॉलिड बेस्ड शाहीन है, करीब 2000 किलोमीटर उसकी रेंज भी है। जी। तो और फतेह 1 फतेह 2 उन्होंने की। तो ये था मिसाइल की जब लड़ाई होगी, तो एक हम लोगों ने एक इंटीग्रेटेड एक सिस्टम बनाया, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, जिसको कि हम लोगों ने बोला आकाश तीर। आकाश तीर में 1.5 किलोमीटर की दूरी से लेकर के अगर कोई 400 किलोमीटर तक भी कोई मिसाइल आती है, तो हम उसको पूरे को टैकल कर सकते हैं, जिसमें कि Zu-23, L-70, शिल्का, इस तरह की मिसाइल, इसके अलावा पिचौरा, इसके अलावा आकाश के बाद S-400, जो कि हम उसको सुदर्शन चक्र बोलते हैं। तो ये हम लोगों ने किया था। ये जो स्वर्ण मंदिर पर हमले की AIT कोशिश हुई और मिसाइलों से, हमने इसे कैसे हैंडल किया? वही मैं आपको बता रहा हूं कि जब ये मिसाइल आती हैं, तो इसका जो है हमारे पास बिल्कुल रेडार सिस्टम में ये इंटीग्रेटेड था। आकाश तीर एक सिस्टम जो इंडिया ने बनाया, और इसमें एक ब्रजेश जी, एक बहुत बड़ी चीज हमने की थी। हमने इस बार जीपीएस का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप जीपीएस का इस्तेमाल करोगे तो अमेरिकन को पता चल जाएगा, क्योंकि वो जीपीएस तो अमेरिका का है। तो हमने इसमें क्या इस्तेमाल किया, हमारा अपना नाविक सिस्टम, सैटेलाइट का कम्युनिकेशन का था, जिससे किसी को कुछ पता नहीं चला कि हमने कैसे इनको, कौन सी मिसाइल कहां से आ रही है, कैसे रोकना है। तो इसमें दोनों चीजें थी, ऑफेंसिव भी और डिफेंसिव, दोनों को हम इंटरनेट मीडिया में काफी चर्चा है और बुद्धिजीवियों, डिफेंस एक्सपर्ट के बीच आप तो सर्व कर चुके हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ब्रह्मोस मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता, या उसका इंटरसेप्शन बहुत ही मुश्किल है और दुनिया के एक आध देश छोड़ किसी के पास उसका इंटरसेप्शन नहीं है? इज इट ट्रू? देखिए, इंटरसेप्शन तो आज की तारीख में जो मुश्किल है वो सिर्फ हाइपरसोनिक मिसाइल्स का है। ये क्रूज मिसाइल है जो सब 3 जिसको कहा जाए, ये सुपर हाइपरसोनिक मिसाइल कहें इसे? नहीं, सुपर हाइपरसोनिक नहीं है। सुपर हाइपरसोनिक तो 5 जिसको मैक के ऊपर जो होती हैं, ओके, वो ये इसकी करीब 3 ये मैक है। मैक 3 तो है, 3 ये मैक होने ध्वनि के गति से 3 गुना। मैक 3 जी। तो लेकिन इसका क्या है कि ये सबसे बड़ी चीज है, एक तो ये क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल को जो हमने छोड़ा, तो लोगों को पता ही नहीं, उनको यही नहीं पता चल रहा कहां से आ रही है, क्योंकि इसमें इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम है। पहले अपने गाइडेंस से जाती है, फिर ये सीख करती है। तो ये जो है, ये बहुत ही इफेक्टिव मिसाइल है, और इसका इस्तेमाल करके हम लोगों ने, अगर जहां कहीं भी किया है, मुझे नहीं मालूम है कहां कहां किया है, जो भी 8 एयरबेस हमने पाकिस्तान के जो अटैक किए, एज पर होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह जी, उसमें हमने ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया। मिनिमम रेंज उसकी 200 किलोमीटर के टारगेट पे थी, और जो मैंने डिफेंस एनालिस्ट के जरिए समझा, 3.5 मिनट के अंदर ये टारगेट को इसने उड़ा दिया। तो ये उनके, देखिए आप भी हमारी टैक्टिक्स भी तो देखिए ना। पहली रात को ही हमने क्या डिस्ट्रॉय किया उनका, लाहौर में उनका जो HQ-9 सिस्टम था, AD सिस्टम, उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। अगले दिन हमने क्या किया, पसरूर सियालकोट में जो उनके रेडार स्टेशन थे वो खत्म कर दिए। तो पाकिस्तान की आर्मी, जो उनके डिफेंस फोर्सेस थे, वो अंधे हो चुके थे जी, उनको पता ही नहीं था कहां से क्या आ रहा है। शुक्रिया सर। डिबेट के दूसरे चरण में मैं बाकी चीजों के आपके विचारों को सम्मिलित करूंगा। संजीव श्रीवास्तव जी फॉरेन मामलों के बड़े ही शानदार एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव भाई, बहुत शुक्रिया और धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये फॉरेन डेलीगेशन जो भारत सरकार भेज रही है दुनिया भर के मुल्कों के लिए, जिसमें राजीव जी भी जो उसका हिस्सा है, हमारे साथ इत्तेफाक से आज कार्यक्रम में भी मौजूद हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं इसका कितना महत्व है? ब्रिजेश जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार, दर्शकों को भी, और आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया, इसके लिए विशेष आभार। देखिए, आपका जो प्रश्न है वो मेरा ऐसा मानना है कि ये बेहद महत्वपूर्ण कदम है,
और इस कदम के माध्यम से, इस इनिशिएटिव के माध्यम से भारत की सरकार पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान के द्वारा प्रचारित प्रसारित किए जाने वाले हर तरीके के झूठ, फरेब, प्रोपेगेंडा, मिस इन्फॉर्मेशन को डिफीट करने के लिए जाहिर है कि पाकिस्तान के ऊपर एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक कर रही है। हमने ये जो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक है वो पहले भी की है, चाहे वो सारे डिप्लोमेट्स को बाहर करना, सिंधु जल समझौता स्थगित करना और वाघा अटारी बॉर्डर क्लोज करना, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो FATF और IMF में जाकर के पाकिस्तान को एक्सपोज करना, ये तो हमने किया ही है। लेकिन पाकिस्तान के द्वारा जो लगातार जो मिस इन्फॉर्मेशन फीड की जा रही थी कि हमने ये इतने विमान गिरा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, ये सारी जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसको डिफीट करने का जो लक्ष्य है वो हमारा ये सर्वदलीय जो प्रतिनिधिमंडल है वो करेगा। दूसरा, इस प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से भारत ये मैसेज पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दे रहा है कि आज जब भारत के ऊपर इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है, ऐसे में पूरा भारत पूरा भारत संकल्पबद्ध है। और मुझे बहुत खुशी है कि समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनके मैंने विचार सुने, श्री राजीव राय जी के मैंने विचार सुने, समाजवादी पार्टी के जो हैं, और दोनों ही जो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के जो विचार हैं वो एक सुर में उन्होंने बातें रखी है। और ये बड़े हर्ष का विषय है कि आज पूरा भारत, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, किसी भी संप्रदाय से जुड़ा हुआ कोई बड़ा नेता हो, सभी एक सुर में बात कर रहे हैं। और ये जो मैसेज कि आज पूरा भारत एक है, पूरा भारत संकल्प। एक ऑब्जर्वेशन मैं चाहता हूं कि उस पर आप भी थोड़ी रोशनी डालें। प्रोफेसर मुनी साहब ने एक ऑब्जर्वेशन दिया कि हम पाकिस्तान पर अटैक करने से पहले हम दुनिया को इस बात के लिए कन्विंस नहीं कर पाए कि पाकिस्तान पर हमला करना क्यों ज़रूरी है, जबकि पाकिस्तान ने एक इन्वेस्टिगेशन करने का एक प्रस्ताव भी ज्वाइंट और यूनाइटेड नेशन या कोई एजेंसी के थ्रू भी जांच का प्रस्ताव रखा था। क्या हमने कोई अपॉर्चुनिटी मिस की थी डिप्लोमेट की? देखिए, प्रोफेसर मुनी मेरे गुरु रहे और मैं उनको बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन बहुत सम्मान के साथ मैं उनसे असहमत हूं इस विषय पे कि जो भारत की सरकार के द्वारा जो ये कार्रवाई की गई उसमें मेरा ऐसा मानना है ब्रिजेश जी कि पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा था। और भारत जैसे आज एक महाशक्ति को, जो कि एक बहुत ही बड़ी सामरिक महाशक्ति के रूप में उभर चुका है, नाभिकीय शक्ति संपन्न है, विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, ऐसे राष्ट्र के ऊपर यदि किसी ने हमला किया है तो हमें दुनिया को जाकर के ज्यादा उसको कन्विंस इत्यादि करने की मुझे नहीं लगता कि तात्कालिक आवश्यकता थी। तात्कालिक आवश्यकता इस बात की थी कि हम इसको रिस्पॉन्ड करें। और आज का ये जो नया भारत है वो आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलते हुए आतंकवाद की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करता है, उसे रिस्पॉन्ड किया जाता है। ये बहुत दुर्भाग्य था कि 26/11 के समय में जो घटना हुई थी, जो भारत के ऊपर सबसे बड़ा आतंकी हमला था, तत्कालीन सरकार ने इसी तरीके के जो न्यूक्लियर ब्लफ इत्यादि जो पाकिस्तान करता था, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय क्या कहेगा, न्यूक्लियर वेपन्स उनके पास हैं, इत्यादि इत्यादि सब सारे विचारों को रखते हुए कोई रिस्पांस नहीं किया। और जो कि आप देखिए तो पाकिस्तान ने उसका बहुत ही एक्सप्लॉयटेशन किया। और आज की सरकार का जो रुख है वो ये है कि हमें अपनी शक्ति पर भरोसा है और हम जो करने जा रहे हैं वो बिल्कुल उचित है और इसको हम कन्विंस करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कन्विंस करेंगे, लेकिन अब हम करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि हमने कार्रवाई कर दी है। राय साहब और बाकी लोग जो लोग जा रहे हैं इस डेलीगेशन में, पूरे 140 करोड़ लोगों की गुड विशेज इनके साथ हैं कि ये हमारे देश का मान और कूटनीति के स्तर पर हमारी वैल्यू को और इनरिच करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। वीरेंद्र सिंह हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, पाकिस्तान के साथ भारत का जो संक्षिप्त एक वार हुई और आज तो ये बड़ी हैरानी की बात थी कि स्वर्ण मंदिर तक पर अटैक की कोशिश हुई, क्या हमने ठीक से जवाब दिया या नहीं? देखिए, अभी तक जो सूचना मिल रही है उसमें हमने ठीक से जवाब दिया है और पाकिस्तान के जो कई एयर बेस हैं उनकी तबाही की तस्वीरें भी आई हैं। भारत ने पहले आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था, लेकिन पाकिस्तान ने जब 8, 9 और 10 की रात में लगातार भारतीय मिलिट्री बेसों पर, नागरिकों पर हमले शुरू किए तो उसका जवाब देना जरूरी था और वो जवाब दिया गया है। आज पाकिस्तान के कई एयरबेस, डिफेंस कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सेंटर, बहुत सारी चीज़ें उनकी तबाह हुई हैं, इस बात को वो जानते हैं। लेकिन
सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया में जो राजीव राय जी ने एक बात कही, बहुत दिनों से बात चल रही है कि अगर किसी बड़े देश के घर में कोई घटना होती है तो उसे आतंकवाद मानता है, लेकिन भारत में जब पाकिस्तान लोगों को, निर्दोष लोगों को मारता है, उसके आतंकवादी मारते हैं, तब वो उनको इनका आपसी विवाद बता देता है। ये राय, ये विचार और इस तरह की जो बयान हैं ये खत्म होने चाहिए। आतंकवादी किसी मुल्क में किसी भी देश पर हमला करे वो इंसानियत का दुश्मन है, और भारत जैसे देश में जिसने हमेशा अहिंसा का पहले रास्ता अपनाया, वहां पर कितने दिन इसको बर्दाश्त किया जाए। ब्रजेश जी, ये करीब 59 सदस्यीय डेलीगेशन है, 33 देशों में बताया जा रहा है कि ये लोग जाएंगे और अपनी बात रखी जाएगी कि किस तरह से पाकिस्तान आतंकवाद को संरक्षण दे रहा है और जम्मू कश्मीर से लेके पूरे भारत में। अभी तो देखिए पंजाब और हरियाणा में जासूस पकड़े जा रहे हैं और अभी करीब 11 जासूस पकड़े गए। पाकिस्तानी जासूस बहुत रह रहे हैं अपने इंडिया में। अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद का ये कहानी है, तो अभी इस पर भी काफ़ी काम होना बाकी है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात सामने आनी चाहिए कि तुर्की, अजरबैजान के साथ हम तमाम अपने रिश्ते तोड़ रहे हैं, तमाम व्यापारिक संबंध खत्म कर रहे हैं, लेकिन चाइना के साथ अभी तक वो बात नहीं हुई है। ये दिवाली में हजारों करोड़ का जो चाइनीज झालर आती है, हर बार विरोध होता है मत लगाओ, लेकिन लोग मंगा लेते हैं। ये कब बंद होगा? ये चाइना के साथ भी व्यापार पर सरकार को सोचना चाहिए जी। वैसे एक बहुत अच्छी बात आई है कि जावेद अख्तर ने एक मामले में कहा कि अगर उनको जीवन में 2 विकल्प मिले चुनने को, एक पाकिस्तान जाना और दूसरा नर्क में जाना, तो वो नर्क में जाना पसंद करेंगे। जावेद अख्तर की ये बात भारत के 90% से ज़्यादा मुसलमान मानते होंगे आज की तारीख में, और इसीलिए पाकिस्तान के साथ जो चीज़ें चल रही हैं उसमें पूरे भारत के मुसलमानों और हिंदुओं और सारे धर्मों के लोगों का सपोर्ट है। इसको किसी और नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए। ये राष्ट्र प्रेम से जुड़ा मामला है, और इसलिए अब की बार भारत ने इंडो वाटर ट्रीटी, जो खासतौर से चिनाब नदी पर पानी रोका है, सिंधु नदी का जल संधि पर, ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। आने वाले वक्त में पाकिस्तान को इसकी कीमत और पता चलेगी जी। एक और सूचना ये मिली कि जिस अटारी और बाघा बॉर्डर को हम लोग भारत पाकिस्तान पर 26 जनवरी को वहां पर मिठाई बांटते देखते थे, सिपाही पैर पटकते देखते थे, ये सब प्रदर्शन हम लोग देते थे, बीटिंग द रिट्रीट, आज वहां से अफगानिस्तान के ट्रकों को भारत ने अपने यहाँ आने की अनुमति दी है। बहुत सुंदर बात है। अफगानिस्तान भी हमारा एक पड़ोसी मुल्क है, लेकिन उसने भारत के साथ जो दोस्ती और प्यार निभाया है, ये अपने आप में अनोखा है, और कहा जाए तो ये एक चमत्कारिक ढंग से हुआ है, और इसका बहुत स्वागत होना चाहिए। ब्रजेश जी, राजीव राय जी जा रहे हैं और तमाम सांसद जा रहे हैं। मैं इन सब लोगों की, सारे देश की राजनीतिक पार्टियों का आज इस मामले में सम्मान करना चाहता हूं कि हम अपने आंतरिक मुद्दों पर चाहे जितने मतभेद रखें, लेकिन राष्ट्र के लिए सारे लोग एकजुट होकर जो देश की आवाज़ है वो बोलेंगे, ये सबसे बेहतर बात है। और भारत को चाहे अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, जापान, कोरिया, जहाँ भी, जो भी, इजराइल, जो शक्तिशाली देश हैं, उनकी भावना से वो अवगत कराएंगे और दुश्मन की पोल खोलेंगे। इसके लिए अभी से उनको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, और शुभकामनाएं इस देश के रक्षा प्रणाली को है, जिसकी आपने बात कही, स्वर्ण मंदिर को। हमने जमीन से बैठकर ये दिखा दिया कि आसमान में चीजों की हम रक्षा कैसे कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की जीत है और भारत की सेनाओं की जीत है। जी वीरेंद्र जी, कंक्लूड करें प्लीज। तो फिलहाल आप सुनिएगा कि यह मत समझो कि सो गई है तलवार हिंदुस्तान की।
इसी पे सुनिएगा। का न सीमा का हमारे देश ने विस्तार चाहा है और किसी के स्वर्ण पर हमने नहीं अधिकार चाहा है, मगर यह बात कहने में चूके हैं न चूकेंगे, लहू देंगे मगर इस देश की मिट्टी नहीं देंगे। और किसी लोलुप नजर ने यदि हमारी मुक्ति को देखा तो उठेगी तब प्रलय की आग, जिस छार सोई है, और ये ना समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, क्विक एक सेकंड राउंड हम इस डिबेट का प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं समाजवादी पार्टी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और फॉरेन जा रहे डेलीगेशन का हिस्सा राजीव राय जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव राय जी, डिबेट के पहले चरण में प्रोफेसर साहब को भी आपने सुना, मुनी साहब को, बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस है डिप्लोमेसी पे इनका। क्या हमने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को गंवाया है दुनिया भर के दूसरे मुल्कों को अपने साथ लेने के लिए जब हम पाकिस्तान पर अटैक कर रहे थे? नहीं, अपेक्षा तो थी। जैसे मैं उस बात को मैं मुनी साहब की बात को मैं भी कह रहा था कि कम से कम पाकिस्तान के साथ चीन, टर्की, अजरबैजान था और हमें लगा कि हमारे साथ पहली बार कोई खड़ा नहीं हुआ है। बहरहाल हर चीज़ से सीखने की ज़रूरत है और मुझे उम्मीद है कि इस अध्याय से भी हम लोग सीखेंगे, सरकार सीखेगी, हम सारे सीखेंगे। मैं एक बात जो बार बार सबसे कह रहा हूँ कि सही समय नहीं है कि इस समय आलोचना की जाए, और ख़ास तौर से मेरे लिए तो और भी नहीं है, क्योंकि जब हम बाहर जा रहे हैं तो आज पहले से आलोचना करके जाएंगे तो वो लोग भी पूर्वाग्रह से ग्रस्त रहेंगे। समाजवादी पार्टी का स्टैंड जरूर क्लियर करना चाहूँगा कि आपको याद होगा ब्रजेश जी, श्रद्धेय नेताजी जब थे और ऑपरेशन जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, तो अगर सबसे पहले कोई पार्टी और नेता विपक्ष के सत्ता सरकार और सेना के साथ खड़ी थी तो समाजवादी थी। हम हमेशा से देश की विषम परिस्थितियों में सरकार और सेना के साथ बिना ये सोचे कि कौन सी पार्टी सत्ता में है, खड़े रहते थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे, और जो भी हमसे बन पड़ेगा उस बात को हम करेंगे। पोस्टमार्टम इस एपिसोड के बाद हो जाएगा और होना भी चाहिए। आत्मचिंतन, आत्ममंथन जरूरी है, क्योंकि एक बार का नहीं, कोई गारंटी नहीं कि पाकिस्तान फिर वो अपना दोबारा वैसा काम नहीं करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। देखिए, आप विदेश जा रहे हैं, अगली बार जब हमला हो या हम लोग के पास तो हालांकि फॉरेन के रिपोर्टिंग का कोई बहुत खास अनुभव नहीं है, 10-15 देशों का ही सिर्फ अनुभव है। लेकिन मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब भी आपकी ब्रीफिंग हो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ, तो विदेशों में तो देखिए आपको मीडिया का भी सामना करना पड़ेगा और सबके जवाब देने पड़ेंगे। यहाँ जैसा माहौल तो है नहीं, आप जिन मुल्कों में जा रहे हैं। आपसे जयशंकर के उस स्टेटमेंट को लेकर ज़रूर पूछा जाएगा आपकी ओपिनियन, तो आप फॉरेन सेक्रेटरी से उसकी ब्रीफिंग ज़रूर ले लीजिएगा। जरूर ध्यान रखूंगा। ऑलराइट, शुक्रिया राजीव जी, प्लीज कंटिन्यू विद अस। हमारे साथ आनंद दुबे जी मौजूद हैं, रूलिंग पार्टी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आनंद जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर हम क्या अचीवमेंट के लिए या क्या हासिल करने के लिए दुनिया के इन मुल्कों का रुख कर रहे हैं, जिसमें कई तो ऐसे हैं जिनकी कोई बहुत रिलेवेंसी डिप्लोमेटिकली या सामरिक तौर पर नहीं है, लेकिन हम फिर भी उन्हें अप्रोच कर रहे हैं। तो कोई खास नीति है भारत सरकार की इसको लेके? नहीं, देखिए, छोटा देश हो बड़ा देश हो, हमारा उद्देश्य यह है कि पाकिस्तान की हकीकत पूरी दुनिया के सामने जाए, पाकिस्तान का आतंकी चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो और सब इस बात को महसूस करें, स्वीकार करें कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंक की नर्सरी है, आतंक की फैक्ट्री है, जहां से आतंकी सप्लाई होते हैं। अब मैं दूसरी चीज कहूंगा, आपने विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान की बात की, उस पर विदेश मंत्रालय का खंडन आ चुका है। और दूसरी चीज, डीजीएमओ का बयान उस पर पहले ही आ चुका है कि हमने आफ्टर स्ट्राइक पाकिस्तान की सेना को यह बता दिया कि हमने आपके आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, उस पर डीजीएमओ का भी बयान आ चुका। अब आपने एक चीज जो कही थी, जो मैं सुन रहा था विशेषज्ञ साहब से, उन्होंने कहा, देखिए ये पहली बार हुआ है जब OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जो 57-58 देश हैं उन्होंने पाकिस्तान के पक्ष में और भारत के खिलाफ किसी तरह का कोई प्रस्ताव नहीं दिया। नहीं तो इसके पहले जब जब हुआ है वो खड़े हुए हैं। मैं ये मानता हूं कि टर्की, अजरबैजान उनके साथ खड़े थे, चीन
न पूरी तरह से उनके साथ नहीं खड़ा था। चीन बार अरे बार अपने आपको रवैये शायद को शायद बदल रहा था, confusion कभी है। वो कहता था कि चीन हम के फॉरेन पाकिस्तान के साथ मिनिस्टर हैं, का फिर वो- स्टेटमेंट था कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा हमको अपनी भाई मुनी उसके साहब अभी बाद क्लैरिटी दे देंगे। फिर ब्रिजेश जी उसके बाद का फिर उसका अगला स्टेटमेंट सुन लीजिए ना कि उसने क्या कहा। उसने कहा कि हम दोनों देशों में तनाव कम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि Why दोनों you देश are तनाव कम favoring करें। China सर? आप लेकिन चाइना का मैं फिर भी कह रहा पक्ष हूं में क्यों पक्ष कर रख रहे हो सर? चाइना नहीं, हमारे नहीं, खिलाफ है, नहीं, दुश्मन है सर हमारा। ब्रिजेश जी, मैं किसी उनके दिए गए हथियार हमारे खिलाफ सर, इस्तेमाल हुए हैं हम सर। किसी चाइना किसी के पक्ष में नहीं। सर सुनिए, जो लोग भी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं वो निश्चित रूप से हमारे नहीं हैं, लेकिन जो एक माहौल Why you बनाया are जा not रहा है कि opposing कोई China, हमारे सर? साथ नहीं खड़ा था, Openly तमाम वो देशों हमारे ने खिलाफ कहा था, कि सर। हम भारत के साथ, आप क्यों defend कर रहे हैं हम चाइना भारत को? के साथ, हम भारत के साथ आतंक के मुद्दे पर खड़े हैं, हम भारत के साथ आतंक के मुद्दे पर खड़े हैं। आपको ये defend नहीं दुनिया करना के चाहिए ज्यादातर चाइना को। देशों ने कहा है। चाइना ने हमारे और साथ भारत- ठीक व्यवहार नहीं किया नहीं, सर। बिल्कुल उन्होंने नहीं, ओपन डिफेंड नहीं कर स्टेटमेंट रहे उनके ब्रिजेश फॉरेन जी। मिनिस्टर ने दिया बिल्कुल, कि वी आर विद बिल्कुल डिफेंड पाकिस्तान। नहीं कर रहे हैं। चाइना बार बार अपने बयान को बदलता रहा है, आप गूगल करके देख लीजिए। सर कैसी हर बातें दिन करते हो चाइना सर? ने अपना ओपनली बयान हमारे बदला खिलाफ है। थे सर। आप वो पता हर नहीं दिन चाइना अपना पर बयान कौन सा बदला है आपको चाइना। मोहब्बत चाइना चढ़ गई है। अपने बयान पर कभी कायम नहीं रहा है। ऑल राइट सर, मैं प्रोफेसर मुनी साहब को बुलाता हूँ, वो कोई क्लैरिटी मोहब्बत देंगे। किसी से ओके, नहीं है, मोहब्बत सिर्फ हमें उन पर हिंदुस्तान फेथ है। से चलो मैं प्रोफेसर साहब के पास मोहब्बत चलता सिर्फ हूँ हिंदुस्तान से और है, उनसे जो हिंदुस्तान के खिलाफ उनसे चाइना का रहेगा, स्टैंड ले हम लेता उसके खिलाफ हूँ। हैं। सर हैव पेशेंस सर, प्लीज। प्रोफेसर साहब आप क्लैरिटी दीजिए, चाइना का क्या स्टैंड है सर? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं कि चाइना का समर्थन पाकिस्तान के साथ में, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह है जो हमें समझना चाहिए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पीओके का कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने चीनियों को दे रखा है, जो चीनियों के पास में है, और जहां भी उनको ये लगेगा। और कश्मीर के ऊपर उन्होंने पहले भी बयान दिए हैं जिसमें उन्होंने भारत की आलोचना की है और कहा है कि ह्यूमन राइट्स ठीक नहीं होते हैं। दो और एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन है उसमें TRF द रेजिस्टेंस फोर्स, जिसने दावा किया कि पहलगाम में हमने काम किया है, उसको हमने कहा, हमारा पॉइंट वहां ये रेज हुआ था कि इसको आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानिए। यूनाइटेड नेशंस ने उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं माना क्योंकि पाकिस्तान ये नहीं चाहता था। पाकिस्तान ने उसका ऑपोजिशन किया। चाइना ने उस पर वीटो और लगाया चीन सर। चाइना ने हमारा रास्ता रोका उस पर। चीन ने सपोर्ट किया। और दूसरा, IMF में जाइए, IMF में हम अकेले खड़े रहे, हमको एब्सटेन करना पड़ा वहां पर, लेकिन सारे IMF ने पाकिस्तान को 2-3 बिलियन डॉलर्स उनको रिलीज किए ऐसे वक्त में जबकि पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है और भारत से लड़ाई कर रहा है। तो ये दो बड़ी ऐसी एविडेंस है। और OIC ने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया जिसमें वो भारत के साथ खड़े थे। उन्होंने दोगला स्टेटमेंट दिया जिसका झुकाव पाकिस्तान की तरफ था, इस्लामिक कंट्री के नाम पे। मलेशिया ने साफ खड़े होकर पाकिस्तान का समर्थन किया है। सारे यूरोप ने और अमेरिका ने दोगली बात कही है। हाँ, आप चुप हो जाइए, आप लड़ाई मत कीजिए। अरे भाई, हमको मारा गया है, आप हमें जवाब नहीं देने देंगे उसका। और उन्होंने कहा नहीं। और देखिए, जैसा हमको सबको पता है कि ट्रंप ने क्लेम किया कि हमने सीज फायर करवाया है। क्या हकीकत थी वो दूसरी बात में, उसको लंबा चौड़ा डिस्कशन अभी नहीं करना चाहता हूं। ये सब इस बात के इंडिकेशन है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बिल्कुल सेल्फ इंटरेस्ट पे काम करती है, वो प्रिंसिपल्स पे काम नहीं करती। अगर प्रिंसिपल्स पे काम करती होती तो टेररिज्म के खिलाफ इंटरनेशनल कन्वेंशन अभी तक पास हो गया होता, जो नहीं हुआ। और उसमें चीन जैसे देशों का क्या बहुत शानदार बड़ा बात हाथ आपने है। कही सर। बहुत लर्नेड थॉट है सर आपके, डीपली मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ। आपने जो बातें रखी हमारे दर्शकों को, आपने इतना कुछ जानकारी दी, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ सर। मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चतुर्वेदी साहब, हमें इस बात को अश्योर करें और बताएं कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको लेकर बड़ी बातें हो रही हैं, स्पेशली S-400, इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा सर? कुछ फॉरेन मीडिया कह रहा है साहब बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन हमने तो देखा कि पाकिस्तान की कोई मिसाइल हमारी धरती को छू नहीं पाई।
देखिए, इसके पहले मैं, अगर आपकी इजाजत हो तो एक चीज कहना चाहता यस हूं। प्लीज सर, गो अहेड। जब सद्दाम हुसैन को पकड़ा था अमेरिका ने, तो क्या कोई इंक्वायरी करवाई थी? जब उसने ओसामा बिन लादेन को पकड़ा था तो उसने कोई इंक्वायरी करवाई थी? दुनिया में नक्कार खाने में तूतियों की आवाज नहीं सुनाई पड़ती, सिर्फ नगाड़े सुनाई पड़ते हैं। तो इसलिए हमको ये जो यूरोपियन और अमेरिकन शिक्षा दे रहे हैं कि हमको रिस्ट्रेंट रखना चाहिए, ये बकवास है। हमारे साथ बुरा हुआ और उसका जवाब देने का अधिकार पूरा हमारा है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने S-400 की बात की, प्रूफ ऑफ पुडिंग लाइज इन ईटिंग। इनकी कौन सी मिसाइल हमारे इलाके में आई? उन्होंने कहा आदमपुर में हमने S-400 को, प्राइम मिनिस्टर ने उसके सामने खड़े होकर फोटो खिंचवा करके उनको भेज दिया, कुछ नहीं हुआ। तो जहां कहीं भी हमारे S-400 का कोई नुकसान तो हुआ ही नहीं। जो मैंने बताया कि एक जो प्लान किया जाता है उसमें कॉन्टिजेंसी प्लानिंग होती है। हम लोगों को मालूम था कि उनके पास क्या क्या सिस्टम्स हैं, एडी के क्या सिस्टम है, रेडार के क्या सिस्टम है, और उसके लिए पहले से हमारी पूरी तैयारी थी। तो हम लोगों ने पहले चरण में उनके पूरे जो एडी सिस्टम और उनके जो रेडार सिस्टम्स थे, चाहे वो पसरूर, सियालकोट, लाहौर, इसमें हो, ये सब डिस्ट्रॉय कर दिए। इसके बाद हम लोगों ने उनके जितने भी जहां पे भी एयरफील्ड थे उनको डिस्ट्रॉय किया। आपने रहीम यार खां का पिछली बार दिखाया भी था, जेकोबाबाद, रहीम यार खां, सरगोधा, नूर खां, सबको उड़ा दिया। तो उनके एयरक्राफ्ट तो उठ ही नहीं सकते थे। मिसाइल उन्होंने छोड़ी तो सिरसा के पास वो गिरा दी गई। तो इसलिए बड़ा सिंपल सी है, और ये हमारे S-400 का ही कमाल था। जो इंटरसेप्शन हुआ है सिरसा के पास, चाहे वो फतेह 1 हो, फतेह 2, कोई वो मान नहीं रहे कि शाहीन है, तो कोई बात नहीं, शाहीन है। अच्छा, आप नहीं एक है, रफली कोई फतेह आंकड़ा 1 या हमारे फतेह दर्शकों के लिए दे सकते हैं? एक जनरल साहब ने लास्ट हमारे साथ डिबेट में, आप भी उस डिबेट में थे, मोर देन 300 मिसाइल्स भारत पर फायर की गई थी। इज इट ट्रू? अब नंबर तो ये तो, हाँ, आसपास भी आंकड़ा मतलब अगर है मेरे तो पास कोई चौंकाने ऐसा वाली बात है। पैमाना नहीं है ये पता, लेकिन हाँ ये मैं जानता हूं, क्योंकि उनकी जो एयरफोर्स थी वो तकरीबन पंगु हो चुकी थी, क्योंकि उनकी एयरफील्ड्स डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो उनके पास सिर्फ ड्रोन और मिसाइल छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। तो उन्होंने जो भी उनके पास मिसाइल थी उन्होंने छोड़ने की कोशिश की, लेकिन हमारा ये आकाश तीर सिस्टम, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो दोगले लोगों ने पहले आपको रिस्ट्रेंट की बात करी, उन्हीं दोगले लोगों ने बाद में ये बोला कि नहीं जी इसका, क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉबी है जो कि हथियार खरीदने बेचने वाली है। राफेल नहीं ठीक चला, अरे भाई राफेल अगर ठीक नहीं चला तो टर्की क्यों राफेल पे तैयारी कर रहा है? आपको अगर 2 रातें तो और ये मिल जाती, 2 रातें इस जी युद्ध विराम से पहले, 2 रातें, क्या सीन होता सर? देखिए, हाँ वो तो जो कुछ रही बची कसर है वही पूरी हो जाती। लेकिन मेरा आपका मानना बड़ा सिंपल सा है कि इसमें जो हम लोगों ने शुरू किया था, जहां से वहां से ये क्या था कि पहले हम उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो टेररिज्म का उसको डिस्ट्रॉय कर, मिलिट्री पे हम नहीं जाएंगे। मिलिट्री पे हम सिर्फ रिस्पॉन्ड कर रहे थे। तो जहां उसने पैर पकड़े आपके उनके DGMO साहब ने, आपने मान लिया, ठीक है। हाँ मैं मानता हूं कि अगर 2 दिन और मिलते तो शायद उनका पूरी तरह से फैसला हो जाए। यही मैं कन्वे करना चाहता हूं। बहुत शुक्रिया। मैं अपने सभी अतिथियों का और खासतौर पर राजीव राय जी को भी बहुत धन्यवाद कहूंगा कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला, और उनको मैं शुभकामनाएं देश के तमाम लोगों की तरफ से देना चाहता हूं कि वो भारत का मान बढ़ाएं, सम्मान बढ़ाएं और इस डेलीगेशन अपने औचित्य और अपने उद्देश्य की पूर्ति करें। मैं उन्हें शुभकामनाएं देना चाहता हूं। प्रोफेसर SD मुनि साहब, संजीव श्रीवास्तव जी, मेजर जनरल चतुर्वेदी जी और आनंद दुबे जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, और बहनों भाइयों आपका भी धन्यवाद कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।